Hello everyone, I'm going to share my interview experience of yesterday. That was 24th February. The venue was JBR Hotel Lucknow and my panel was panel 5. Starting from the first most thing, इंटरव्यू स्टार्ट होता है मेरा अराउंड 12:30, लेकिन मैं 8:30 के आसपास वहाँ पे पहुँच गया था। तो स्टार्टिंग से ही वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो पैनल होता है, मतलब जो रूम होता है, वहाँ पे उन लोगों ने 4 पैनल्स बना रखे थे, 1 2 3 4 देन 5 6 7 8। तो उसके बाद मेरा पैनल 5 था, तो नेक्स्ट रूम में था, तो उसके लिए मैं फिर आगे गया। तो मैं अराउंड 8:30 या 8:35 के आसपास मैं पहुँच गया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी अराइव्ड थे वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टार्टिंग से ही हमें एक वो मिलता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्म, जिसमें आपको सब लिस्ट करना पड़ता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा डीवी स्टार्ट होता है, वो लोग कॉल करते हैं अपनी शीट के हिसाब से, और फिर बायोमेट्रिक होता है। तो ये सब करते करते हम लोग को शायद 3 घंटे के आसपास, 3 4 घंटे के आसपास लग गए थे। और स्टार्टिंग करते हैं अब इंटरव्यू से। तो इंटरव्यू मेरा स्टार्ट होता है शायद अराउंड 12:30। तो 12:30 के आसपास पहुंचने पे ही वो लोग सबसे पहले मुझे अपना वो होटल रूम बताते कि कौन से रूम में आपको जाना है, कौन सा ये पैनल है। तो मैं जैसे ही पहुंचता हूँ, वो लोग मेरे तो जैसे ही हम पहुंचते हैं तो वो बताते हैं कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी से लेके पूरा फैमिली बैकग्राउंड बताया। एंड लास्ट में जब आते आते मैंने ये भी बताया कि माई हॉबीज़ आर लाइक आई लाइक वॉचिंग फुटबॉल एंड रीडिंग न्यूज़पेपर एज वेल। तो उन्होंने वहीं से स्टार्ट किया कि यू लाइक वॉचिंग फुटबॉल। हाँ, तो उनने पूछा है कि चलिए ये बताइए कि आप फुटबॉल में कि आप सिर्फ खेलते हैं और आप मतलब सिर्फ आप देखते हैं, सिर्फ आप वॉच करते हैं, आप उसे खेलते नहीं हैं। तो मैंने बताया कि देखिए, स्टार्टिंग में मैंने इनिशियली मैं ज़्यादा देर तक मतलब रन नहीं कर सकता था, तो मैं ज़्यादा नहीं खेल पाया। मैं मतलब फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत खेला था, और उसके बाद एज अ मतलब कह सकते हैं कि पार्ट टाइम कभी कभार जब खेलने को मौका मिला है तो खेला भी है थोड़ा बहुत, है ना। तो उन्होंने पूछा ओके गुड गुड ठीक है। तो फिर उन लोगों ने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि अच्छा, फुटबॉल को तो बहुत सारे लोग सॉकर भी कहते हैं, कुछ लोग फुटबॉल अमेरिका में शायद कहीं और वो भी कहा जाता है कि अलग तरीके से गेम है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैंने बताया कि भैया, ये जो फुटबॉल है वो अमेरिका में फुटबॉल कहा जाता है, उसे NFL लीग होती है उसके अंडर आता है वो वाला फुटबॉल। तो वो लोग उसे फुटबॉल कहते हैं, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग। हाँ, और जो अपने हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वो हमारे लिए ये चीज़ फुटबॉल ही है, लेकिन जो उनके लिए फ़ुटबॉल वो सॉकर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम लोग के उतना NFL और वो सब टाइप के गेम उतना फेमस तो है नहीं। तो फिर उनने जो आगे कुछ पूछा, तो पूछा था कि अच्छा, रग्बी और अमेरिकन फ़ुटबॉल तो सेम है ना? तो मैंने कहा नहीं, अमेरिकन फ़ुटबॉल जो है वो भी एकदम अलग है, और रग्बी के रूल्स अलग है, क्योंकि रग्बी सेवन्स का एक वर्ल्ड कप होता है, वो भी अलग है एकदम। और अमेरिकन फ़ुटबॉल में जैसे गार्ड्स होते हैं अलग अलग, थोड़े बहुत रूल्स भी चेंज हैं उसके। तो और तो डिफरेंस भी उसमें काफ़ी ज़्यादा है। और रग्बी में जनरली देखा जाए तो कुछ भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं होती है, और वो लोग का गेम का स्टार्ट से लेके एंड तक कुछ चेंजेस उसमें रहते हैं अच्छे खासे। अच्छा, तो वो थोड़े से इम्प्रेस लगे। तो ये बताइए, तो उसमें बॉल तो सब मतलब जो बॉल होगी तीनों में वो तो एक जैसी होंगी ना? बॉल तो गोल हुई होगी। तो वो थोड़ा सा टेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितना जानते हैं इस गेम के बारे में, और कितना अच्छे से आप अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने बताया नहीं, जो फुटबॉल में जो बॉल होती है, यानी जो जो हम लोग लेग से खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, वो राउंड होती है, और बाकी दोनों तो होती है ओवल शेप की होती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, चलिए वो तो ठीक है। आप बताइए, अगर आप फुटबॉल देखते हैं तो बताइए आप इंडिया में कौन कौन से फुटबॉल क्लब को फॉलो करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने। तो मैंने ये बताया, तो मैं मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, इन सबको काफ़ी अच्छे से मतलब फॉलो करता हूँ। इंडियन सुपर लीग में उसके मैचेस भी देखता हूँ। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, अब बताइए इंडियन सुपर लीग में ये मोहन बागान इतना क्यों फेमस है, या फिर बागान इतना क्लब इतना फेमस क्यों है? तो मैंने बताया कि जो मोहन बागान क्लब था वो जनरली हमारा जो एशिया के सबसे लॉन्गेस्ट
राइवलरी है, मतलब काफ़ी पुरानी राइवलरी है, और वर्ल्ड की सबसे मतलब एक तरीके से पुरानी टीम्स में से एक है ये। और बस ये देखा जाए तो ईस्ट बंगाल और मतलब और कोलकाता में ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ये पैन इंडिया या फिर पूरे साउथ सब कॉन्टिनेंट में उतना फेमस नहीं हो पाया है, क्योंकि हम लोग के फुटबॉल का इतना ज़्यादा वो नहीं है, प्रेजेंस नहीं है उसका इतना ज़्यादा। तो वो काफ़ी इंप्रेस लगे कि चलो तुम्हें इतना ओल्डेस्ट क्लब बताया, तो उनने ही पूछा है कि व्हाट यू विल डू टू एनहांस फुटबॉल इन इंडिया। अब आप ग्राउंड लेवल से एनहांस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने बताया कि जो फुटबॉल होता है वो क्रिकेट से काफ़ी अलग है, उसमें आपको यंग एज में ही आपको टैलेंट स्काउट करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अकेडमीज़ बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम अकेडमीज़ बनाएंगे, जैसे कि पिछले 1-2 साल पहले शायद लिवरपूल ने स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में बताया। तो जैसे ही अगर अकेडमीज़ बनेंगी और थोड़ा सा मीडिया भी उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेगा, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही अगर हम यंग लोगों को अगर हम एक मौका देते हैं आगे आने का, और बच्चों को जितना ज़्यादा हम उसमें वो करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे, तो उससे हमें काफ़ी फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी सेटिस्फाइड लगे कि चलिए आप मतलब जानते हैं कि आप ये फ़ुटबॉल में कितनी ज़रूरी है और कैसे हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, और एकेडमीज़ फ़ुटबॉल के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ तक बात ख़त्म होती, फिर जो लेफ़्ट वाले सर थे उनने मुझसे पूछा, चेयरमैन सर ने अभी यहाँ तक ओवर कर दिया था। ठीक है, तो फिर उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट किए। तो उन्होंने पूछा कि 2017-18 के बाद से आप क्या क्या कर रहे हैं। तो मैंने कुछ क्रिस्टल क्लियर आंसर दिए, जैसे कि मैंने तुरंत बताया एकदम फ्लो में कि मैंने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम दिए हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स दिए हैं, और उसमें कहाँ कहाँ तक पहुँचा था वो बताया। फिर उन्होंने पूछा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आपने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, सारे बताइए। तो मैंने बताया एसएससी का दिया था, वो डिले हो गया था। फिर एएचसी एआरओ का दिया था, आरओ का दिया था, उसमें मैं पहुँचा था काफ़ी आगे तक, मतलब 144 कट ऑफ गया था मेरा, 139 कुछ आया था। तो बट ड्यू टू 4-5 मार्क्स आई कुडंट क्वालिफाई। तो उन्होंने कहा ठीक है चलिए गुड, है ना। और ये सब के बाद उन्होंने पूछा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करी, तो ये बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में क्या क्या पढ़ा है। तो मैंने उनको बता दिया कि उसमें एक दो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर सब्जेक्ट थे, और फाइनल ईयर में कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट थे, और कुछ ओवरलैपिंग है कंप्यूटर साइंस है, जैसे डेटा कम्युनिकेशन है और हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स है। फिर उनने पूछा अब बताइए व्हाट इज़ 5G। तो 5G को मैंने बता दिया कि मतलब जो एक ये नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम गीगाबाइट्स तक की स्पीड अचीव करना चाहते हैं। 4G का एक एनहांस फॉर्म है, और गीगाबाइट्स की हम एक स्पीड अचीव करना चाहते हैं, और इसमें हम लेटेंसी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेटेंसी मतलब जो डिले होता है सिग्नल्स में, उसको कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा बच्चे बताइए इंडिया में करंटली क्या सिचुएशन है 5G की, कहाँ पे अलाउड हुआ है। तो मैंने बता दिया अभी कहीं नहीं हुआ है, बजट में स्पेक्ट्रम इसका अलाउड करने की बात की गई है। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। फिर उन्होंने पूछा कि अभी कौन सी कंट्री में है, तो मैंने बता दिया अभी यूएस में है, और चाइना में भी शायद स्टार्ट हो चुका है। आई वॉज नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो मैंने एक थोड़ा सा गैस लेके बताया। ठीक है, तो फिर उनने पूछा ये बताइए टावर कितने टाइप के होते हैं। मैंने कहा टावर, तो कह रहे नहीं एंटीना बताओ कि कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया कि यागी उडी एंटीना होता है जो दूरदर्शन के टाइम होता है, एक पैराबोलिक एंटीना होता है जिससे हमारे डायरेक्ट टू होम सर्विसेज आती हैं। ठीक है, तो फिर उनने पूछा चलिए ठीक है एक और बताइए। तो मैं थर्ड वाला नहीं बता पाया था, दो बता दिए। तो उन्होंने कहा गुड गुड गुड। अब उनने फिर एक क्वेश्चन पता, रिसेंटली एयर इंडिया और 5G से रिलेटेड कुछ न्यूज़ में था, तो यही चीज़ मैं क्वेश्चन नहीं बता पाया था एक, बट मैंने ये समझाता था कि मुझे एयरवेज से रिलेटेड मुझे कुछ पता था, कि मैंने बताया था एयर इंडिया रिसेंटली में एक नया अपॉइंटमेंट हुआ है, उनका नाम था आइकर आईची, जो पहले टर्किश एयरलाइंस के सीईओ थे। तो मैंने कहा ओके चलिए ठीक है आपको ये पता है। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था बैंकिंग में सिचुएशन बेस्ड, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि अभी मर्जर और प्राइवेटेशन कितना है, इतना ज़्यादा हो रहा है, तो ये बताइए कि आपका पर्सनल ओपिनियन बताइए कि अभी तो इतना सारा मर्जर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और जब मर्जर ही करना तो नेशनलाइजेशन क्यों कर दिया, ये ऐसा वैसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा कुछ बैंकिंग सेक्टर में। तो मैंने बड़ा थोड़ा सा एक पॉज लेके बताया कि देखिए अभी जो मर्जर हुआ है वो सरकार का राशनल जो है उसमें, या फिर उसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो मर्जर हुआ है वो एक स्ट्रॉन्ग बैंक के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बैंक का स्ट्रगलिंग बैंक के साथ हुआ है। जैसे कि अब देखिए कि बीओबी में विजया बैंक और देना बैंक को मिलाया है, पीएनबी में ओबीसी बैंक को मिलाया है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट है या फिर जो अच्छा जो मतलब देखा जाए तो जो हमेशा से टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स हैं उनके साथ मिलाने से उन बैंक्स को फ़ायदा ही होगा जो स्ट्रगलिंग है, क्योंकि वो उनसे कुछ सीख पाएंगे, उनसे कुछ
उनके बिज़नेस मॉड्यूल को समझ पाएंगे, उनको कुछ फॉलो करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा उस चीज़ का। और दूसरी बात ये है कि उनकी ब्रांड वैल्यू भी अच्छी रहती है, क्योंकि जब वो बोर्ड हट के, छोटे मोटे बैंक का हट के जब एक बड़ी ब्रांड वैल्यू का बोर्ड लगता है तो उससे कुछ फ़ायदा मिलता है, उससे एक अच्छी इमेज मिलती है पब्लिक के माइंड में। तो हमने कहा गुड, तो फिर ये बताइए नेशनलाइजेशन क्यों किया? तो हमने बताया उस समय डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, तो डिजिटल लिटरेसी बोल दिया। फिर मैंने बाद में बताया कि डिजिटल लिटरेसी तो खैर उस समय थी नहीं, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, अंडर बैंक्ड एरियाज थे, और फाइनेंशियल अवेयरनेस की उस समय बिल्कुल ही नहीं थी इंडिया में 1969 के टाइम पे। तो उन्होंने कहा चलो गुड गुड गुड, चलो ये तो आपको पता ही है। तो फिर उन्होंने पूछा चलिए ये सब तो ठीक है, इसके अलावा बताइए कोई और हॉबी आप परस्यू करते हैं, कुछ और इन सब चीज़ों के अलावा पढ़ते हैं? तो मैंने कहा मैंने अभी रीडिंग नॉवेल्स अभी जस्ट स्टार्ट किया है, लास्ट 1.5 ईयर से मैं पढ़ना स्टार्ट किया है। तो उन्होंने पूछा आपका कौन सा फेवरेट ऑथर बताइए, कौन सी फिक्शन बुक पढ़ते हैं? तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं पढ़ता हूँ, मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ। तो देखिए मैंने एक वर्ड यूज़ किया था सेल्फ हेल्प बुक्स, तो कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करने का मुझे लगता है कि हमेशा फ़ायदा रहता है। आप जितने सोफिस्टिकेटेड वर्ड यूज़ करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा। तो मैंने बताया मैंने डे टू डे इकोनॉमिक्स पर सतीश देवधर की पढ़ी थी, जिसमें मुझे पता चला था कि इकोनॉमिक्स में कौन सी चीज़ को हम पब्लिक कर सकते हैं, कौन सी चीज़ को प्राइवेट कर सकते हैं, एक जनरल राशनल क्या रहता है, जनरल रीज़न क्या रहता है इन सब चीज़ों के पीछे। फिर मैंने बताया कि क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे फाइनेंस में आने के लिए मैंने कुछ उससे रिलेटेड और बुक्स पढ़ने की कोशिश करी, जैसे डॉक्टर रघुराम राजन की। तो उन्होंने कहा गुड गुड, चलिए ठीक है, आपने अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, दैट इज़ वेरी नाइस। तो उनने फिर कहा विश यू ऑल द बेस्ट, एंड मैंने भी फिर थैंक यू बोल दी सारे पैनल मेंबर को। काफ़ी अच्छे मुझे लगा कि उनके मतलब फेशियल एक्सप्रेशन से लगा कि मुझे कि काफ़ी अच्छा मेरा इंटरव्यू गया है।